नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया टुडे पर। मैं हूं आपके साथ सौमित्र गुलकर। आप देख रहे हैं मार्केट्स पर हमारी खास पेशकश कल की तैयारी। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, HCL टेक के नतीजे जो अभी आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। 3,280 करोड़ रुपए का मुनाफा आया है यहां पर, और उम्मीद थी 3,210 करोड़ रुपए की, यानी उम्मीद से कुछ बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। आपको याद दिला दें कि TCS के नतीजे भी अभी 2 दिन पहले आए थे और उसके बाद हमने देखा बाजार को वो पसंद नहीं आए, मार्जिन पर दबाव दिखाई दे रहा था यहाँ पर। फिलहाल हमारे साथ यहाँ पर सिर्फ मुनाफे का आंकड़ा है 3,280 रुपये तक का, और देखना होगा कि बाकी आंकड़े कौन कौन से सामने आते हैं। एट्रिशन एक बड़ा फैक्टर रहता है हमेशा IT कंपनियों के लिए, उस आंकड़े पर भी नज़र रहेगी, और साथ ही साथ फोकस हमारा ये भी रहेगा कि समझें कि डॉलर आय किस तरह से बढ़ी है HCL टेक की। तो पहली तिमाही में मुनाफा यहाँ पर अनुमान से कुछ ज़्यादा, आय का आंकड़ा आपके सामने 23,464, तो ये आंकड़ा है। 23,300 की उम्मीद यहाँ पर गई थी, और उसके सामने आंकड़ा जो है वो उम्मीद से बेहतर, एक बार फिर मुनाफे के साथ साथ आय का आंकड़ा भी बेहतर दिखाई दे रहा है। अविनाश गोरक्षकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। उससे पहले एक बार कुछ और डिटेल्स समझ लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से और आंकड़े सामने आए हैं हमारे। 3,280 का आंकड़ा दिखाई दे रहा है यहाँ पर मुनाफे का। उसके अलावा 23,464 का आंकड़ा है यहाँ पर आय का। HCL टेक हमने देखा पिछले 2 दिन में दबाव काफ़ी ज़्यादा था। TCS के नतीजे आने के बाद सारे IT स्पेस के स्टॉक जो हैं वो कमज़ोर दिखाई दे रहे थे, जिसके कारण जो है बिकवाली बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। इस पर एनालिसिस और लेकर आएंगे हम लोग, और समझेंगे कि ये आंकड़े कैसे समझ रहे हैं बाजार के एक्सपर्ट। लेकिन शो की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें इसके अलावा और कहां फोकस होगा हमारा। आज हमारा फोकस रहने वाला है कच्चे तेल पर, जहां हमने देखा कि 4% तक की गिरावट देखने को मिल रही है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में। नतीजों का सिलसिला चल रहा है, तो हमारे फोकस में माइंडट्री भी होगा, कल उसके नतीजे आने वाले हैं। और साथ ही साथ शो में हम कल के लिए कुछ ट्रेडिंग आइडियाज भी आपके साथ आज शेयर करेंगे। टेक पर ही यहाँ पर फोकस करते हैं। 3,280 करोड़ का मुनाफा आया है, और साथ ही साथ 23,464 करोड़ तक का की आय यहाँ पर है। दोनों ही अनुमान से बेहतर है। अविनाश गोरखकर मेरे साथ जुड़ गए हैं, मेरे खास मेहमान। अविनाश, बहुत बहुत स्वागत आपका। 3,280 करोड़ का मुनाफा, उम्मीद थी 3,210 करोड़ तक की। एबिटा का नंबर अभी सामने आया है 4,975 का, अनुमान था 4,078 करोड़ रुपए का। आपका पहला रिएक्शन इन सभी आंकड़ों को देखने के बाद? नहीं, डेफिनेटली सौमित्र, नंबर्स तो ऑन द फेस ऑफ इट अच्छे लग रहे हैं, बट मुझे लग रहा है कि जो इबिटा मार्जिन की गाइडेंस रहेगी, प्लस जो डॉलर ग्रोथ को लेके डॉलर रेवेन्यू में कितना इजाफा हो गया है, ये मेरे ख्याल से देखना पड़ेगा। और प्लस कितने नए क्लाइंट्स इन्होंने ऐड किए, प्लस रुपी का जो टेलविंड इनको मिला है उसका कितना इम्पैक्ट मार्जिन पे आया है। मेरे ख्याल से ओवरऑल जो कमेंट्री आएगी तो मित्र वो भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, बट एटलीस्ट ऑन द फेस ऑफ इट नंबर्स डेफिनेटली एनकरेजिंग है। मेरे ख्याल से एटलीस्ट ये नंबर्स से मार्केट थोड़ा सा तो खुश रहेगा, बट कमेंट्री और मार्जिन का जो आउटलुक है वो सुनने के बाद मेरे ख्याल से मार्केट में थोड़ी सी और क्लैरिटी इन नंबर्स पे आएगी। डील विंस का आंकड़ा इस समय सामने आ रहा है अविनाश, वो मैं आपको बताता हूं। TCV ऑफ न्यू डील विंस जो है वो करीब 2054 मिलियन USD के आसपास ये आंकड़ा आ रहा है। आपका जो अंदाजा था वो क्या था? मुझे लग रहा है कि देखिए, टीसीवी जो हम भी एक्सपेक्ट कर रहे थे वो मोरलेस यही लाइंस पे था, बट मेरे ख्याल से मार्जिन पे क्या आउटलुक है, बिकॉज मार्जिन में हमने देखा कि TCS के नंबर जो अभी रिसेंटली आए, यहाँ पे एट्रिशन को लेके और बेसिकली एम्प्लॉयज को इंक्रीमेंट देने के बाद इनके मार्जिन पे जो कटाई आ गई है, मेरे ख्याल से मार्केट इस नंबर को भी क्लोजली वॉच कि मार्जिन कितने दबे हुए हैं, और आगे चल के जो नए ऑर्डर्स आएंगे, और प्लस जो मार्केट के ये भी एक इशू है कि ओवरऑल जो IMS स्पेस है प्लस डिजिटल और क्लाउड में इन्होंने कौन से ऑर्डर्स नए बैक किए, तो की क्लाइंट्स कौन से रहेंगे, कितने नए ऑर्डर्स आएंगे, ये भी मेरे ख्याल से थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें रहेंगी। आई मीन ओवरऑल जो नंबर आ गया है वो मेरे ख्याल से अच्छा है, बट ऑब्वियसली दीज नंबर्स आर आल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। करेक्ट, जो आंकड़े आप मांग रहे हैं अविनाश वो मैं आपके सामने पेश करता हूं अभी। यहाँ पर एबिट मार्जिन जो है वो 17% पर है, 17.5% के मुकाबले, जो कि एक मिस माना जाएगा। उसके अलावा हम देख रहे हैं कि एट्रिशन का जो नंबर आया है वो आया है यहाँ पर करीब करीब 24%, 23.8,
जो करीब 22% था पिछले क्वार्टर में, 21.9 के आसपास था, तो ये 24% हो गया है। टीसीएस में भी हमने देखा एट्रिशन जो है वो 20% के आसपास तक पहुंच गया था। ये एक बड़ा फैक्टर है इस समय आईटी कंपनीज के लिए। एट्रिशन जो है बड़ा चैलेंज है, वो टैलेंट को रोक नहीं पा रही हैं। कितना इम्पैक्ट को लगता है बिजनेस पर इसकी वजह से पड़ेगा? देखिए, मुझे लग रहा है कि एट्रिशन 23.8% का डेफिनेटली हाई है, लेकिन ये एक बात हम सुनने में आ रहा है कि काफी अभी ग्राउंड लेवल पे रिपोर्ट्स ऐसे आ रही है कि स्टार्टअप में काफी लोग को निकाला गया है, तो ऑब्वियसली काफी ऐसे टैलेंटेड लोग अभी भी मार्केट में इन कंपनीज को वापस गुंजाइश कर रहे हैं कि वो वापस आ जाए। तो हो सकता है कि शायद और एक क्वार्टर के लिए एट्रिशन थोड़ा सा एलिवेटेड रहे, लेकिन सेकंड हाफ ऑफ FY23 में सौमित्र मुझे लग रहा है कि एट्रिशन लेवल्स काफी सिग्निफिकेंटली आएंगे, क्योंकि जो भी इनको सैलरी कॉस्ट इंक्रीज जो मिले थे वो थोड़े से अननेचुरल और एबनॉर्मल थे। तो ये शायद और एक क्वार्टर के लिए थोड़ी सी तकलीफ देने वाली बात है, और हो सकता है कि मार्केट इस कारण कल जब स्टॉक खुलेगा तब थोड़ा सा कमजोरी के साथ खुलेगा, क्योंकि जो EBITDA मार्जिन भी है वो भी थोड़ा सा इन लाइन थोड़ा सा गिरा है, ऑब्वियसली हायर एम्प्लॉय कॉस्ट बेस के कारण। तो डेफिनेटली शॉर्ट टू मीडियम टर्म में हो सकता है कि स्टॉक थोड़ा सा नेगेटिव रुझान चले, लेकिन जो टीसीवी का नंबर आ गया है इसे एक बात क्लियर है कि ऑब्वियसली सेकंड हाफ में आपको ज्यादा स्ट्रॉन्गर रिवाइवल देखने को मिलेगा। रिकवरी इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में पॉसिबल नहीं लग रही, और होपफुली मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री आती है वो भी अभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे नंबर्स आने के बाद मार्केट्स जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है वो बहुत क्लोजली वॉच करेगा। यही एक आखिरी सवाल पूछूंगा अविनाश आपसे, और वो ये कि 10 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है। आप बता रहे हैं कि शायद कल जब बाजार में ये स्टॉक खुले तो कुछ कमजोरी के साथ खुले। अगर कमजोरी के साथ खुला तो क्या बाइंग अटेम्प्ट करनी चाहिए या वेट करना चाहिए? नहीं, मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा इंतजार करें, क्योंकि देखिए आज भी बाजार काफी गिरावट देख चुका है। आज एफआईएस की भी काफी बड़ी बिकवाली हो चुकी है, तो हो सकता है कि कल थोड़ा सा स्टॉक नेगेटिवली सेंटिमेंट के कारण और थोड़ा गिरे। लेकिन अगर किसी को मेरे ख्याल से 12 से 15 महीने का नजरिया है, तो मेरे ख्याल से देखिए ये कंपनीज में सबसे बड़ी बात है कि इनके पास काफी कैश बैलेंस शीट पे है, ऑर्डर बुक भी काफी स्ट्रांग है। तो आने वाले 6 से 12 महीने में अगर कोई होल्ड करना चाहे तो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है, बट थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से इन द वेरी शॉर्ट टर्म स्टॉक थोड़ा नेगेटिव बायस से ही ट्रेड होगा, लेकिन 12 to 15 मंथ का कोई टाइम फ्रेम लेता है तो डेफिनेटली वन शुड बाय द वीकनेस। इसमें कोई डाउट नहीं कि रिस्क रिवॉर्ड 12 से 15 महीने में अच्छा अट्रैक्टिव लग रहा है, क्योंकि ऊपरी लेवल पे स्टॉक काफी टूटा है। शुक्रिया अविनाश, समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और वो पूरा एनालिसिस हमें देने के लिए। अविनाश गोरखकर कह रहे हैं कि नतीजे ऑन द फेस ऑफ इट अच्छे दिखाई दे रहे हैं, आपको मैनेजमेंट की कमेंट्री का इंतजार करना होगा। एट्रिशन रेट जाहिर तौर पर काफ़ी ज़्यादा है, करीब 24% के आसपास तक एट्रिशन पहुंच गया है HCL टेक का। 10 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान तो किया ही है, वो हमारे सामने है। एबिट मार्जिन में हम देख रहे हैं कि अनुमान से जो है वो कुछ कम आई है, 17% के आसपास। कल जब ये स्टॉक खुलेगा बाजार में तो यहाँ पर कुछ कमजोरी के साथ शायद कारोबार आपको दिखाई दे। अगर नजरिया लंबी अवधि का है तो आप इन लेवल्स पर एंट्री कर सकते हैं, नहीं तो कुछ वेट करें, मैनेजमेंट की कमेंट्री आ जाए, थोड़ा और समझ लें इन नतीजों को, उसके बाद कुछ जो और गिरावट आएगी वहां पर करनी चाहिए। लंबी अवधि के निवेशकों के लिए ये स्टॉक पोर्टफोलियो में रह सकता है। ये व्यू बना ऑल टुगेदर HCL टेक पर। तो नतीजे आपके सामने, एनालिसिस आपके सामने। अब बाकी कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और शुरुआत करेंगे। देखते हैं कि क्या हुआ दिन भर आज बाजार में। हमने देखा कि आखिरी घंटों में दबाव धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखा भारतीय बाजारों पर। निफ्टी करीब 150 अंक गिरकर 16,000 के कुछ ही ऊपर बंद हुआ। सेंसेक्स में भी हमने देखा 500 अंकों की गिरावट थी। बैंकिंग, IT और FMCG शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली देखने को मिल रही। मेरी सहयोगी प्रियंका ऊपर आनंद जुड़ रही है मेरे साथ दिन भर की हलचल बताने के लिए। बताइए प्रियंका। बिल्कुल, देखिए आज सुबह से ही आप देखें ना तो बाजार पे प्रेशर था, और लास्ट 1 आवर पे तो ये प्रेशर बैंकिंग स्टॉक से ज़्यादा एक्सटेंड किया है। लेकिन 16,000 के ऊपर आप क्लोज हो रहे हैं, जो एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है। लेकिन बैंकिंग स्टॉक्स यहाँ से फॉर श्योर थोड़े से प्रेशर में और वीक ज़रूर दिखाई दे रहे हैं। देखना होगा कि कल कैसी मूव दिखाते हैं, क्या ये रिकवर करते हैं, क्योंकि एक पॉइंट पे PSU बैंक स्पेस के, मिड कैप PSU बैंक स्पेस के कई सारे गेनर्स भी आप देख रहे थे। लेकिन चले एक क्विकली आज बहुत बड़ी कोई सेक्टर से लीडरशिप देखने को मिल रही नहीं। इनफैक्ट ड्रैगर्स आपके कहीं ना कहीं ऑटो पैक थोड़ा सा एग्जॉस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, वहां से आपको ड्रैगर्स निकल कर आए। मेटल पैक ने आप बाजार को ड्रैग किया, लेकिन बाजार को कहीं ना कहीं सपोर्ट देने का काम, या फिर आप बोले कि नॉट कंट्रीब्यूटर भी नहीं रहा और ड्रैगर भी नहीं रहा, तो वो रिलायंस जैसे स्टॉक से स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बहुत सारे स्टॉक्स में देखने को मिला। मिड कैप स्पेस से कई सारे स्टॉक वाइब्रेंट दिखाई दिए उनके रीजन से, और न्यूज स्पेस एक्शन आपको बहुत देखने को मिला। पहले निफ्टी गेनर्स की बात करते हैं। निफ्टी गेनर्स में NTPC एक न्यूज का इंपैक्ट क्लियरली यहाँ दिखा। निफ्टी टॉप गेनर मेरा अपोलो हॉस्पिटल ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट
स्पॉट, वहाँ पर आपको इफेक्ट दिखा। इनफैक्ट अब जितने भी हॉस्पिटल डायग्नोस्टिक काउंटर्स है वो आपको अच्छे दिख भी रहे हैं। भारतीय एयरटेल टेक्निकल बाउंस बैक, कल अच्छी गिरावट वहाँ देखने को मिली थी, और अदानी पोर्ट। इसके अलावा आप एफएनओ गेनर्स की भी बात करें तो वहाँ पर आपको रियल एस्टेट पैक के रॉय हो, यहाँ पर एनबीसीसी हो, गोदरेज प्रॉपर्टी हो, इन सब में अच्छी मूव देखने को मिली। और हम देख रहे हैं लगातार रियल एस्टेट स्पेस अच्छा चल रहा है। स्पेशलिटी केमिकल के कई सारे काउंटर्स आप देखेंगे जो एफएनओ स्पेस में भी शामिल, वहां पर भी अच्छी मूव देखने को मिली। बाजार को नीचे खींचने का काम आईटी पैक, लार्ज कैप आईटी, रिजल्ट से पहले बाजार नर्वस, लेकिन मिड कैप आईटी में आपको फिर भी वाइब्रेंस दिखेगी। लूजर्स कहाँ थे? कहीं ना कहीं ऑटो पैक से थोड़ी एग्जॉशन दिख रही है। लूजर्स में भी आपको आइशर मोटर ऑटो पैक से एक दिखा, मेटल पैक ने वीक फिर से एक सेंटिमेंट दिखाया। हिंडाल्को वन ऑफ द टॉप लूजर था, स्टील काउंटर्स भी और लूजर्स थे, और इसके अलावा आपको एफएमसीजी काउंटर्स भी दिखाई देंगे जो लूजर्स थे, बिग जिन्होंने पिछले हफ्ते काफी परफॉर्म किया, ब्रिटानिया, नेस्ले। सो आज मेजरली जो आपको की ट्रिगर्स रहे वो ट्रिगर रहा, क्योंकि हमने देखा कि कल भारतीय एयरटेल के बाद आपने आज एक टेक्निकल बाउंस बैक देखा, और उसके बाद आप स्पेशलिटी केमिकल के स्टॉक्स में वहाँ कहीं ना कहीं पिक एंड सॉर्ट ट्रेड दिख रहा है। वहाँ पर आपको स्टॉक्स दिख रहे हैं जो अच्छी मूवमेंट दिखा रहे हैं। रियल एस्टेट स्पेस आपको दिखाई दे रहा है अच्छा चल रहा है, लेकिन फाइनेंस काउंटर्स कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन बैंकिंग स्टॉक्स ने कहीं ना कहीं लास्ट आवर में थोड़ा सा प्रेशर बनाया बाजार पर, और उसके बाद हमने देखा कि इंडेक्स नीचे भी गया, बैंकिंग स्टॉक्स नीचे गए, इंडेक्स को पुल डाउन नीचे की तरफ किया, और लेकिन फिर भी 16,000 के ऊपर। तो देखना होगा कि या ये एक्सपायरी से पहले का ट्रेड है या फिर बाजार एक कंसोलिडेशन में कल भी देखने को मिल सकता है। तो आज ये तमाम ट्रेड एक्शन रहा। बिल्कुल देखना होगा कि किस तरह का ट्रेड ये है। मेरे दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, मंदार जामसांदेकर और रवि सिंह। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। उनसे ही समझते हैं कि बाजार का रुख इस समय क्या बन रहा है। मंदार, 16,200 के ऊपर पहले क्लोजिंग हुई, ऐसा लग रहा था कि वो एक सपोर्ट चलेगा, लेकिन धीरे धीरे बाजार 16,000 की तरफ खिसक रहा है। आज बहुत मुश्किल से 16,000 को होल्ड कर पाया। आपका क्या व्यू बन रहा है? यहाँ से मंदी का सिलसिला शुरू हो गया है फिर से, या एक रिबाउंड आएगा? 16,000 एक स्ट्रॉन्ग बेस है। गुड इवनिंग। देखिए 16,000 एक अच्छा बेस लग रहा है। 16,000 और 15,900 इस तरीके का एक सपोर्ट है, और मुझे लगता है कि एक आज जो बिकवाली हमने देखी है तो बाजार खुद को प्रिपेयर कर रहा है क्वार्टरली अर्निंग्स के लिए। तो जैसे अभी जो क्वार्टरली अर्निंग्स का सिलसिला है वो और तेजी पकड़ेगा, तो मुझे लगता है कि जो हमने जो एक अच्छा खासा बाउंस बैक देखा था, तो उसके वजह से ये इस तरीके का रिएक्शन है और बाजार खुद को प्रिपेयर कर रहा है। लेकिन 15,900 और 16,000 ये अच्छा सपोर्ट है, और मुझे लगता है कि ओवरऑल एक रेंज बाउंड ट्रेड में ही बना रहेगा ये सपोर्ट लेवल, और ऊपर की तरफ 16,200 और 16,300 इस तरीके का एक रेजिस्टेंस रहेगा। तो एक 400-500 पॉइंट के रेंज में रेंज बाउंड रहेगा निफ्टी, ऐसे लग रहा है अगले कुछ दिनों तक। निफ्टी घूमता हुआ दिखाई देगा। रवि, आपका क्या व्यू बन रहा है यहाँ पर? जो अलग अलग फैक्टर जिसमें बाजार पे इम्पैक्ट डालते हैं, उसमें महंगाई का आंकड़ा एक बड़ा होता है। आज शाम को जो आंकड़े आए महंगाई के, वो तो अच्छे ही दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे महंगाई में कमी आ रही है। अब यूएस के भी आंकड़े आने वाले हैं महंगाई के। कौन से फैक्टर्स आपको लगता है बाजार को अब यहाँ से एक नया ट्रिगर दे पाएंगे तेजी का? रिजल्ट सीजन बड़ा रहेगा? देखिए काफी मिक्स व्यू है यहाँ पर सौमित जी, और खास तौर से जब मार्केट की बात कर रहे हो तो निफ्टी में लेवल्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, और लेवल के हिसाब से अगर समझते हैं तो फंडामेंटल पॉइंट पे रुपी की जो वीकनेस है वो अब लोगों को पेन देने लगी है, या फिर ये कहें कि अब डर पैदा हो रहा है इंडियन इकोनॉमी में पूरी तरीके से कि अगर रुपी यहाँ पर अगर वीक होता चला गया तो आगे जो भी स्टॉक्स यहाँ पर रिटर्न दे रहे हैं या अर्निंग सीजन्स की वजह से जो अभी सपोर्ट ले रहा है मार्केट, उसमें कहीं ना कहीं बड़ी गिरावट के दौर बनते जा रहे हैं। अब स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है, न्यूज स्पेसिफिक देखने को मिल रहा है। यूएस की इन्फ्लेशन की चिंताओं की वजह से आईटी सेक्टर पूरा जो है वो घबराया हुआ है, और इसी वजह से अच्छे नंबर्स या स्टेबल नंबर्स के बावजूद भी मार्केट सस्टेन नहीं कर रहा है। और आगे अगर ड्रैग की बात करें तो मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा अगर यहाँ पर रुपी सुधरता हुआ नजर आया, क्रूड ऑयल की प्राइसेस ऑलरेडी सुधर रही हैं, तो उसका इंपैक्ट हो सकता है। नंबर्स के हिसाब से जाते हैं तो यूएस के अगले जो वीक के नंबर्स हैं उनमें अभी बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पर ऊपरी लेवल से बार बार ऐसे पैनिक सिचुएशन क्रिएट, और स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग, न्यूज स्पेसिफिक बाइंग, अर्निंग स्पेसिफिक बाइंग आपको देखने को मिल सकती, लेकिन सस्टेनेबल ज्यादा नहीं होगी।
बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक और इवेंट स्पेसिफिक यहाँ पर कारोबार होगा बाजार में। एक ब्रॉडर जो रेंज है वो मंदार ने आपको बताई ही, लेकिन रुपए की बात यहाँ पर अभी रवि ने की और उसी की बात आपको आगे बढ़ाते हैं हम लोग। रुपए में गिरावट थम क्यों नहीं रही है, कितना और कमजोर हो सकता है रुपया? यहाँ से मेरे सहयोगी विश्वमोहन जुड़ रहे हैं मेरे साथ। विश्वमोहन, लगातार कमजोरी देख रहे हैं रुपए में हम, क्या वजह है कि ये कमजोरी रुक नहीं रही और आरबीआई एक के बाद एक कदम भी उठा रहा है, उनका असर कब तक देखने को मिलेगा? देखिए, रुपए की कमज़ोरी की अभी सबसे बड़ी वजह यह है कि डॉलर दुनिया भर के करेंसी के मुकाबले लगातार मजबूत हो रहा है। हाँ, आज हमने देखा भी कि डॉलर इंडेक्स 108.4 के लेवल के भी ऊपर चला गया था और रुपया ही नहीं बाकी करेंसी भी कमज़ोर हो रही है। और इंडिया के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि क्रूड के प्राइसेस जब तक $100 के ऊपर है, यहाँ पर करेंट अकाउंट डेफिसिट को लेकर बड़ी चिंता, क्योंकि हम 80 से 85% तक क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते, तो वो एक बड़ी चिंता रुपए के फ्रंट पर है। और यही वजह है कि रुपए ने आज लगातार कमज़ोरी देखने को मिला। 79 रुपये 66 पैसे के लेवल तक रुपया डॉलर के मुकाबले आज पहुंच गया और इस साल करीब 7% तक की कमज़ोरी आ चुकी है। लेकिन लॉन्ग टू मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे संकेत इसलिए है क्योंकि अब भारत से भी अब जितने भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होगा उसमें रुपए का इस्तेमाल बढ़ेगा। रुपए सेटलमेंट इंपोर्ट एक्सपोर्टर के लिए रुपए में होगा, तो जो रुपए को एज ए करेंसी के तौर पर ग्लोबली इसका इस्तेमाल बढ़ेगा, उसका फ़ायदा डेफिनेटली आगे होगा। लेकिन नियर टर्म में रुपए को लेकर कमज़ोरी की संकेत ज़्यादा है। को लेकर कमजोरी के संकेत ज्यादा ही है यहाँ पर। रवि, आप ही से समझना चाहूंगा, जैसा कि हम चर्चा अभी कर भी रहे थे, रुपया एक बड़ा चिंता का फैक्टर बन रहा है, लेकिन इसका जो दूसरा साइड देखा जाए वो ये है कि एक्सपोर्टर्स को फायदा होता है। आईटी एक बड़ा एक्सपोर्टर है, यहाँ पर टेक्सटाइल है, लेदर इंडस्ट्री है, ये सारे स्टॉक्स कई सारे लिस्टेड है यहाँ पर हमारे मार्केट में। इनको कैसे प्ले करना चाहिए अगर रुपए की गिरावट को प्ले करना है तो? सौमित जी, मुझे लगता है ना कि ये जो इस समय जिस तरीके से रुपए में वीकनेस आई है वो कहीं ना कहीं से पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर रही है। दूसरी तरफ है कि रुपया अब 80 को जरूर टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि आरबीआई के पास इस समय $693 बिलियन का रिजर्व है, तो हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पर अगर वो सेल करते हैं $1 बिलियन के आसपास तो रिकवरी आ जाए। लेकिन जब आप कंपनियों की जहां पर बात करते हैं, देखिए रुपए का ही एक फैक्टर नहीं होता और इस समय आईटी इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कि रुपए की ग्रोथ हर एक आईटी सेक्टर में, चाहे आपने अभी एचसीएल के नंबर्स की आप चर्चा कर रहे थे उस पे भी आपको अच्छी देखने को मिली, इससे पहले टीसीएस ने रिजल्ट दिया उसमें आपको अच्छी देखने को मिली। लेकिन समस्या इस बात की है कि आईटी सेक्टर का अगला जो इन्फ्लेशन का डर है वो यूएस से है और यूएस में जिस तरीके से अब कंपनियों की परफॉर्मेंस खराब होती हुई नजर आ रही है उसका इंपैक्ट इंडियन कंपनीज को पड़ रहा है, तो वो फैक्टर इन हो जाता है। दूसरी तरफ एक्सपोर्ट की बात जब आप कर रहे हैं, एक्सपोर्ट का फायदा रुपये को लेकर के अगर देखते हैं तो 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसका फायदा कंपनी को मिलता है। लेकिन अगर रुपये इस तरीके से वीक होता रहा और इन्फ्लेशन की चिंताएं यूएस में भी सताती रही तो बाहर जो एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी उन पे भी इंपैक्ट आएगा। रुपये की ग्रोथ उतनी नहीं होगी जितना कंपनी को डेंट लगेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इंपोर्ट बेस्ड देखते हैं या एक्सपोर्ट बेस्ड कंपनीज को देखते हैं, आपने बिल्कुल सही कहा, लेदर से रिलेटेड कंपनीज है या फिर जो एक्सपोर्ट से रिलेटेड कंपनीज है, पोर्ट से रिलेटेड कंपनीज है, उनको फायदे यहाँ पर जरूर देखने को मिलेंगे। लेकिन लेवल्स का ध्यान रख के यहाँ पर ट्रेड करने की जरूरत है। कुछ स्टॉक्स की बात मंदार करते हैं और क्विकली एक एक करके अगर आप बताते जाएं तो दर्शकों को शायद फायदा होगा। आईटी की चर्चा हम कर रहे हैं, उसी की बात पहले करते हैं। टीसीएस, इन्फोसिस और एचसीएल टेक, ये तीनों में हमने पिछले 2 दिनों में काफी गिरावट देखी है। कहीं चार्ट्स पर कोई अपॉर्चुनिटी बाय या सेल करने की? सौमित्र, देखिए फिलहाल तो ये सारे स्टॉक्स में वीकनेस दिख रहा है। टीसीएस के रिजल्ट्स अभी अनाउंस हो चुके हैं, उसमें वीकनेस तो बना हुआ है, सपोर्ट्स हैं, लेकिन और थोड़ी गिरावट इनमें हो सकती है, यानी 5 to 10% का फॉल ये स्टॉक्स में देखने को मिल सकता है। टीसीएस की अगर बात करें तो 3000 के लेवल के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट है। ये ऐसा लेवल है कि जहां से लास्ट टाइम ये स्टॉक बाउंस बैक कर चुका था, अब फिलहाल उसी के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो लेकिन ये जो वीकनेस लग रहा है वो मुझे लगता है कि एक बार ये लेवल्स टेस्ट करने के लिए नीचे आ सकता है। इन्फोसिस की अगर बात करें तो जो इसमें भी जो वीकनेस बना हुआ है, एक लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन है इसमें, तो 1370 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है जो सपोर्ट है। ये सपोर्ट लेवल को अगर रिस्पेक्ट करता है तो मुझे लगता है 1370 और 1500 इस तरीके का एक रेंज बाउंड ट्रेड बना रहेगा। लेकिन फिलहाल ये स्टॉक रेंज में ही ट्रेड करेगा ऐसे लग रहा है। और जो एचसीएल टेक है, एचसीएल टेक में आज हमने सेलिंग देखा, वॉल्यूम्स भी बड़े हुए थे आज सेलिंग के वक्त, तो इसलिए मुझे लगता है सेलिंग थोड़ा और डीपन हो सकता है।
कल के दिन हमें 890 895 का रेट देखने को मिल सकता है, वहां पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है। उस सपोर्ट को अगर रिस्पेक्ट कर देता है तो एक बाउंस बैक भी आ सकता है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन फिलहाल ये स्टॉक्स अभी भी एक 5 to 10% सपोर्ट के लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आगे जाते हुए सपोर्ट लेवल्स को हमने वॉच करना बहुत जरूरी है। ये तो इनके सपोर्ट लेवल तक जाना पॉसिबिलिटी है। आईटी में तो ये अपडेट है फिलहाल। एनएमडीसी एक शेयर में आपसे चेक कराना चाहूँगा मंदार, आज खबरों की वजह से ये स्टॉक काफ़ी गिरा, 5 से 6% नीचे, और यहाँ पर लगातार दबाव बनता हुआ दिख रहा है। 103 रुपये पर ये स्टॉक आ गया है, आपको लगता है और गिरावट बाकी है? सौमित्र, देखिए ये जो करंट लेवल पे फिलहाल एनएमडीसी ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट है, 101 का एक बढ़िया सा सपोर्ट है। ये अगर ब्रेक कर देता है तो इसमें जो बिकवाली है वो बढ़ सकती है, स्टॉक 80 रुपए तक नीचे गिर भी सकता है। और वीकनेस तो है, यानी ऊपर की तरफ इसमें सेलिंग कंटिन्यूअसली बन रहा है, यानी पिछले 3 हफ्तों का भी अगर ट्रेड देखते हैं तो एक बेस बनाने की कोशिश की, लेकिन जो ऊपर वाले रेजिस्टेंसेस हैं 110, 112, वो रेजिस्टेंसेस ये स्टॉक ब्रेक नहीं कर पाया। तो इसलिए 101 का सपोर्ट वॉच करना बहुत जरूरी है। अगर इसकी किसी की अगर इसमें पोजीशन हो तो मुझे लगता है कि 100 रुपए का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 101 अगर नीचे ब्रेक कर देता है, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है, बाहर निकल जाओ, क्योंकि ये 80 रुपए तक नीचे गिर सकता है। पोजीशन अगर है एनएमडीसी में तो 100 रुपये का लेवल ज़रूर वॉच करें, स्टॉप लॉस लगा के रखें। 101 का जो सपोर्ट है वो ब्रेक हुआ तो इसमें से एग्जिट कर जाइए। एक स्टॉक आज जो और एक्टिव था मंदार, वो था एनटीपीसी का। हालांकि बाजार बहुत अच्छा नहीं था, उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, आखिरी 1 घंटे में गिरावट बढ़ी, लेकिन एनटीपीसी करीब करीब 1.5-2% ऊपर जाकर बंद हुआ है। क्या व्यू बन रहा है इस पर? सौमित्र, फिलहाल एनटीपीसी तो होल्ड कर रहा है, तो ये पॉजिटिव बात है। अब शॉर्ट टर्म का अगर चार्ट देखते हैं तो इसमें एक रेजिस्टेंस बना था 144 के लेवल्स पे, तो उसके ऊपर फिलहाल तो ये मूव कर चुका है। वॉल्यूम्स कम ट्रेड कर रहा है, इसलिए मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है कि ये सही में ऊपर में टिक पाएगा या नहीं पाएगा। लेकिन 144 के ऊपर जब तक बना रहता है तब तक बुलिश व्यू रहेगा। बड़ी मूव नहीं है, लेकिन 150 154 की लेवल्स तक ये चल सकता है ऊपर में, तो वो लेवल्स देखनी चाहिए। 144 के नीचे अगर आ जाता है तो फिर से एक बार वो पहले वाला जो रेंज था 136 और 144, एक छोटा रेंज है, लेकिन उसमें फिर से आके अटक जाएगा। 144 का लेवल ध्यान रखिए, उसके अगर नीचे गया तो फिर वापस नीचे की रेंज में फंसेगा, लेकिन अगर उसके ऊपर रहा तो 152 154 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। आईटी की हम बात कर रहे हैं और नतीजों का सिलसिला भी चल रहा है। माइंडट्री के नतीजे कल आने वाले हैं, क्या उम्मीद है इन नतीजों से? मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी मेरे साथ अब जुड़ रही हैं। पूजा, बताइए क्या उम्मीद है माइंडट्री के नतीजों से कल? के नतीजे कुछ मिले जुले रह सकते हैं। वैसे तो सीजनली स्ट्रॉन्ग क्वार्टर होता है कंपनी के लिए, लेकिन कुछ इम्पैक्ट यहाँ देखने को मिल सकता है। सबसे पहले अनुमान की बात करें तो आय में हमारा अनुमान है कि 7% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। डॉलर आय में 4% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है और मुनाफे में करीब 1.5% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। पॉजिटिव ये होगा कि सीजनली स्ट्रॉन्ग क्वार्टर होता है। जो क्रॉस करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ है उसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो 5% की ग्रोथ रहेगी और हर एक सेगमेंट अच्छा परफॉर्म करेगा। खासकर कि जो रिटेल वर्टिकल है उसको छोड़ दे तो सारे ही वर्टिकल्स में हम अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बस रुपी डेप्रिसिएशन का फायदा जरूर दिखाई देगा, लेकिन क्योंकि क्रॉस करेंसी हेडविंड्स भी है उसका भी इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो जो रुपी का फायदा मिलना था इनको डेप्रिसिएशन का, वो कहीं ना कहीं ऑफसेट होता हुआ दिखाई देगा। मार्जिन्स की बात करें तो वीजा, ट्रैवल कॉस्ट और वन टाइम मर्जर रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होंगे उससे इनके मार्जिन पर असर पड़ सकता है और एट्रिशन रेट भी काफ़ी ज़्यादा रह सकते हैं। इस तिमाही काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा ये देखना कि मार्जिन जो 20% पर है वो आगे भी सस्टेनेबल रहते हैं या नहीं, उसको लेकर क्या आउटलुक रहता है इस पर हमारी नज़र रहेगी। L&T इन्फोटेक के साथ जो मर्जर की बात हो रही थी उसके टाइमलाइन पर कि कब तक ये इंटीग्रेशन पूरा होगा, साथ ही साथ डील्स से जुड़ी जो प्राइस हाइक या प्राइस इंक्रीज की ये बात करें और एट्रिशन को लेकर भी क्या आउटलुक होता है माइंडट्री की तरफ से, इन तमाम बातों पर हमारी नज़र रहेगी। पाएंगे माइंडट्री के तो सबसे पहले ET Now स्वदेश पर हम आपको अपडेट भी देंगे और एनालिसिस भी। फिलहाल शो में वक्त हो गया है जानने का मेरे मेहमान कौन से आइडियाज आपके लिए लेकर आए हैं। वक्त है VIP शेयर्स का। दोनों ही मेहमानों को 1-1 मिनट का समय देना चाहूंगा मैं। रवि, आपसे शुरुआत करेंगे, बताइए कल के लिए कौन से स्टॉक्स हैं आपकी फोकस में?
इस समय सौमित जी मैं 2 स्टॉक पे फ़ोकस कर रहा हूँ। एक तो आपने बिल्कुल कल के लिए कहा तो कल के लिए है जिसका नाम है तेजस नेटवर्क। चूँकि आज आपने टेलीकॉम सेक्टर में एक अच्छी तेज़ी देखी, तेजस नेटवर्क आज अच्छी परफ़ॉर्मेंस के साथ 5% स्टॉक प्लस रहा, लेकिन अपसाइड का अभी भी दमखम रखता है और एक ऊपरी लेवल्स की बात करें तो 550 तक का यहाँ पर लेवल दिखा सकता है। तो मुझे लगता है कि अभी भी इस ट्रेंड को पकड़ा जा सकता है और चूँकि आपने कल की बात की है तो कल की तैयारी के लिए ये स्टॉक है जिससे कि आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं और बहुत जल्द आप पैसे निकाल करके आप मुनाफा भी बुक कर सकते हैं। दूसरा एक स्टॉक जो लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा है और अगर कल ट्रेडिंग के लिए देखते हैं तो भी अच्छा है, वो है सीडीएसएल। सेंट्रल डिपॉजिटरी की मैं बात कर रहा हूं। आपने देखा होगा अच्छा एक करेक्शन देखने को मिला है। सबसे बड़ी बात है ये कंपनी आती है उन स्ट्रांग नंबर्स पे जिसमें कि आपको डेट फ्री कंपनी में आपको एक इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलता है। मार्केट डाउन है इसलिए काफ़ी करेक्शन हो चुका है, लेकिन अब अट्रैक्शन और यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम काफ़ी अच्छा है। तो मुझे लगता है 1350 के टारगेट के लिए आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। 1080 का स्टॉप लॉस रखें और शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म आप पोजीशन अकॉर्डिंगली आप बढ़ा सकते हैं। शॉर्ट टर्म में थोड़ा पैसा लेना है तो तेजस नेटवर्क पे चले जाइए और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों निवेश पे अच्छा ग्रोथ पाना है तो आप सीडीएसएल को आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। चलिए, सीडीएसएल और तेजस नेटवर्क ये 2 स्टॉक्स होने चाहिए आपके फोकस में कल के कारोबार में। मंदार, आपकी तरफ से कौन से आइडियाज होंगे? सौमित्र जी देखिए दोनों स्टॉक्स जो हैं वो ट्रेडिंग के व्यू से हैं कल के लिए। पहला है एचडीएफसी एएमसी, ये एक रेंज बाउंड ट्रेड में बना हुआ है और अभी फिलहाल रेजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है कि इसमें बिकवाली और बनेगी, इसलिए इसमें एक सेल बनता है। स्टॉप लॉस होगा 1940 का और इसका ट्रेडिंग टारगेट होगा 1870 का। और दूसरा जो स्टॉक है जिसमें ऊपर की तरफ बिकवाली दिख रही है वो है ईज माई ट्रिप। इसमें भी एक सेल ट्रेडिंग सेल है, इसमें स्टॉप लॉस रहेगा 400 का और इसमें टारगेट रहेगा 360 का। चलिए, दोनों ही स्टॉक यहाँ पर सेल के हैं क्योंकि बाजार का रुख थोड़ा नरम है। एचडीएफसी एएमसी और ईज माई ट्रिप, इन दोनों को आप सेल करके कल के लिए कारोबार कर सकते हैं। ट्रेडिंग कॉल्स हैं ये दोनों, ये ध्यान देने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया मंदार और रवि, समय निकालकर आज शो में शामिल होने के लिए और अपने ट्रेडिंग आइडियाज़ भी हमें बताने के लिए। चलिए, कल की तैयारी को फिलहाल यहीं समेटेंगे। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ।